गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप लेजिस्लेशन सब्जेक्ट के जो फर्स्ट क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड लेजिस्लेशन 2023 डीजीएमएस के एग्ज़ाम में पूछी गई प्रश्न को लेकर आया हूं फ्रेंड्स। आज की जो वीडियो है वो स्टूडेंट कैंडिडेट के द्वारा बताई गई मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है जो आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रही है। तो चलिए उन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, समझते हैं और करने का प्रयास करते हैं जो लेजिस्लेशन सब्जेक्ट की है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखाई दे रही है जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है मेरी कर्सर के साथ आप नज़र को मूव करिए और उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो ड्यूरिंग एक्सचेंज सर्टिफिकेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर इनक्लोज्ड, यानी कि एक्सचेंज सर्टिफिकेट के दौरान में कौन से डॉक्यूमेंट इनक्लोज्ड करनी है। तो ये आपको इंडेक्स के रूप में क्वेश्चंस दिखाई दे रही है, साथ ही क्लासेस का आपको टाइम टेबल दिखाई दे रहा है। तो चलिए अगले प्रश्न में इसके क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। तो इसके पहले हम लोग मिश्रा सर माइनिंग क्लास के जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक कर लेते हैं और साथ ही सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए फ्रेंड्स के पास भी शेयर करके उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं फ्रेंड्स। साथ ही बेल आइकन को दबाते हैं। तो आपकी स्क्रीन के सामने ये क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रही है, पढ़िए और मेरे कर्सर के साथ को नज़र को मूव करते हुए समझिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रही है, ड्यूरिंग एक्सचेंज सर्टिफिकेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर इनक्लोज्ड, यानी कि एक्सचेंज सर्टिफिकेट के दौरान इनमें से कौन सी डॉक्यूमेंट इनक्लोज्ड की जाती है। तो ऑप्शन ए दिया है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, बी दिया है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सी दिया है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, डी दिया है फी पे रिसिप्ट, ई दिया है ऑल ऑफ द एबव। तो इसके रेफरेंस के तौर पर आपको याद रखिए, प्रश्न कह रहा है कि एक्सचेंज सर्टिफिकेट के दौरान आपको कौन सी डॉक्यूमेंट इनक्लोज करनी है जब आप एक सर्टिफिकेट डीजीएमएस के सामने एक्सचेंज करने के लिए पेश करते हैं। तो एज पर CMR 21 का .2 नंबर में इसकी मेंशन की गई है और ये कहा गया है 2 नंबर जब पढ़ेगा, एवरी एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ एक्सचेंज सर्टिफिकेट अंडर सब रेगुलेशन 1 शैल बी एक्कम्पेंड बाय। तो सब रेगुलेशन 1 जो कि एक्सचेंज सर्टिफिकेट 21 का 2017 की जो रेगुलेशन है उसके तहत बताई गई है, उसके तहत अगर आप एक्सचेंज सर्टिफिकेट करना चाहते हैं तो वो रोमन लेटर का 1 में कह रहा है ए मेडिकल फिटनेस ऑब्टेंड नॉट मोर देन 1 ईयर प्रायर टू द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन। तो एक मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लगानी होगी, कहने का मतलब ए नंबर को तो लगाना होगा जो कि कितने साल पुरानी से अधिक नहीं होनी चाहिए, 1 ईयर से अधिक पुराने से नहीं होनी चाहिए जब आप एप्लीकेशन दे रहे हैं सर्टिफिकेट को एक्सचेंज करने। जैसे आपके पास ओवरमैन सर्टिफिकेट है तो आप मेटल का ओवरमैन सर्टिफिकेट गेन करना चाहते हैं या अनरिस्ट्रिक्टेड का है तो रिस्ट्रिक्टेड का करना चाहते हैं, फ्रॉम ए क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सिविल असिस्टेंट सर्जन और फ्रॉम द सर्टिफाइंग सर्जन और फ्रॉम द मेडिकल प्रैक्टिशनर होल्डिंग एट लीस्ट ए डिग्री इन द बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी एंड रजिस्टर्ड with the medical council of India certifying the candidate to be free from deafness, defective vision or any other infirmity mental or physical likely to interfere with the efficiency of his work। तो कहने का मतलब कि इनके द्वारा जो इनकी बताई गई है MBBS होनी चाहिए, ऐसे डॉक्टर के द्वारा जो रजिस्टर्ड मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड उनकी होनी चाहिए, तो उनके सर्टिफाइंग सर्जन के द्वारा सर्टिफाई की होना चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट। और दूसरी चीज़ है सर्टिफिकेट फ्रॉम सम पर्सन ऑफ गुड रिप्यूट एज टू द जनरल गुड कंडक्ट एंड द सोवरिटी ऑफ कैंडिडेट। कहने का मतलब कि आपकी एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगेगी। इस तरह से बी नंबर ऑप्शन भी आपको इनक्लोज करनी है एक्सचेंज सर्टिफिकेट के दौरान। फिर साथ ही कहता है प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ मैनेजर सर्टिफिकेट द कैंडिडेट शैल पोजेस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन इंडिया इन द माइंस for a period of not less than 6 months in such manner as may be specified by the board subject to the condition laid down by in bylaw। तो यहाँ पर अगर आप मैनेजर सर्टिफिकेट या सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास रिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड मेटल नॉन मेटल की आपको सर्टिफिकेट एक्सचेंज करनी है तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो होनी चाहिए इंडियन माइंस में 6 महीने से कम की नहीं होनी चाहिए। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट
आपको भी जो है संलग्न करनी होगी। और फी ऑन द स्केल लेड डाउन इन रेगुलेशन 20 शैल बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द एवरी एग्जामिनेशन रेगुलेशन। तो फी का जो पे किए रहते हैं उसके साथ उसकी रिसिप्ट भी लगानी होगी। इसका मतलब आंसर ई को आप टिक लगाइएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि फर्स्ट क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड लेजिस्लेशन मेमोरी बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट एनुअल रिटर्न गिवन, मतलब इसमें से कौन सी डेट को एनुअल रिटर्न दी जाती है। ऑप्शन ए कहता है ऑन और बिफोर 20 फरवरी ऑफ एवरी ईयर, प्रत्येक साल के 20 फरवरी को या उसके पहले। बी नंबर कहता है ऑन और बिफोर 1 फरवरी ऑफ द एवरी ईयर का 1 फरवरी को या उसके पहले। ऑन और बिफोर 20 मार्च ऑफ एवरी ईयर, ऑन और बिफोर 1 जनवरी ऑफ एवरी ईयर। ई नंबर नन ऑफ द एबव। तो जब एनुअल रिटर्न की बात करते हैं, जो कि कुछ रेगुलेशन 4 जिसके रेफरेंस के तौर पर लिखा हूँ, कोल माइंस रेगुलेशन 4.1 2017 का, उसके तहत ये एनुअल रिटर्न दी जाती है। तो इसमें लिखा हुआ है पहले लाइन में, ऑन और बिफोर 1 डे ऑफ फरवरी इन एवरी ईयर, ऑनर एजेंट मैनेजर गिव टू द नोटिस चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एनुअल रिटर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर इन फॉर्म एंड मेथड में बी स्पेसिफाइड। तो कहने का मतलब कि जो एनुअल रिटर्न दी जाती है वो 1 फरवरी आप ऑन या बिफोर को देना है, जो कि बी नंबर आंसर होगी, राइट टिक लगाइएगा। नोट इसमें यहाँ पर स्पेशल आपको नोट लगाया हूँ कि ऑल्सो लर्न आपको साथ ही याद रखनी है अपने 2024 के एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो फील्ड कैंडिडेट हो या गेट के कैंडिडेट हो, ओवरमैन माइनिंग सरदार के कैंडिडेट हो। टू विच अथॉरिटी, किस अथॉरिटी को देनी है, तो अभी आपने पढ़ा CIRI और DM को देनी है। ऑन विच फॉर्म एंड पोर्टल, किस फॉर्म और पोर्टल में, ये भी आपको याद रखनी है। और साथ ही जो आपके सामने ये दिखाई दे रही है, मैं अगर छोटा करके ये बड़ा कर दूं तो ये प्रश्न पूछी जा चुकी है, जिसमें श्रम सुविधा लेबर मिनिस्टर के लेबर मंत्रालय के द्वारा जो श्रम सुविधा वाली पोर्टल है, माइंड पोर्टल, जिसके तहत मैं यहाँ पर एक 3.8 का रखा हूँ वोकेशनल ट्रेनिंग का। वोकेशनल ट्रेनिंग माइंस वोकेशनल ट्रेनिंग रूल 96A6 के तहत इसमें एनुअल रिटर्न दी जाती है, जिसमें DGMS एनुअल रिटर्न फॉर डेल्टा प्रिसीजन बाल्स कंपनी लिमिटेड, गौतम बुद्धा नगर, उत्तर प्रदेश के द्वारा ये जो है तैयार की गई है। और ये एग्जाम्पल के तौर पर बोला गया है कि नंबर ऑफ, इसमें क्या क्या देनी है, नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड, कितने लोग एम्प्लॉयमेंट है, डिपार्टमेंटल कितने, कंट्रेक्चुअल कितने, वोकेशनल ट्रेनिंग अंडर रूल 6 के तहत कितनी है, और नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू अंडरगो वोकेशनल ट्रेनिंग, डिपार्टमेंटल कंटिन्यू, नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली अंडरगो द वोकेशनल ट्रेनिंग। तो कहने का मतलब ये पूरी डिटेल जो है देनी पड़ती है। एंटर फॉलोइंग डिटेल्स इन टर्म्स ऑफ द डिपार्टमेंटल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स। तो जो डिटेल्स है वो डिपार्टमेंटल कॉन्ट्रेक्चुअल दोनों की दी जाती है। नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड टू द अंडरगो वोकेशनल ट्रेनिंग। तो इस तरीके से जो गूगल में जा करके एनुअल रिटर्न श्रम सुविधा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा जो लॉन्च की गई है, तो उसके तहत जो है ये देने की बात की जाती है एनुअल रिटर्न। तो ये भी पूछ चुका है कि कौन सा पोर्टल में देना है, तो ये चीज़ आप जान गए कौन से पोर्टल में देना है। आफ्टर एबेंडोनेंट है डिसकंटिन्यूस या एबेंडोनेंट होने के बाद ये जो दूसरी सब रेगुलेशन बताती है कि इफ द माइन एबेंडोनेंट क्लोज्ड और वर्किंग देयर ऑफ द डिसकंटिन्यू ओवर ए पीरियड एक्सिस्टिंग 60 days ऑफ चेंज अकर्स इन ऑनरशिप ऑफ द माइन। कहने का मतलब कि माइन अगर बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है, एबेंडन हो जाती है, स्थगित हो जाती है, बंद कर दे जाते हैं, या 60 दिन से अधिक पीरियड के लिए उसको स्थगित कर देते हैं, तो या माइन का ऑनरशिप चेंज हो जाता है, जैसे कि सेल माइंस है वो उसको टाटा ले लिया है, तो ये माइन का ऑनरशिप अगर चेंज हो जा रही है, तो ऐसे चेंज अकर्स होने के समय में जो रिटर्न भरनी रहती है एनुअल रिटर्न अंडर सब रेगुलेशन 1 का जो 4 का 1 है, शैल बी सबमिटेड विद इन द 30 days ऑफ सब एबेंडोनेड आर अकर्स। जैसा ही एबेंडोनेड होती है या फिर ऑनरशिप में बदलाव होता है, तो उस केस में आपको जो है 30 days के अंदर देनी है, डिसकंटिन्यूस के केस में 90 days के अंदर देनी है। तो ये आपको इसके साथ साथ लर्न करनी है फ्रेंड्स। अगले प्रश्न पर आते हैं जो मेमोरी बोस्ट फर्स्ट क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड की है।
तीसरा नंबर में कहता है बोर्ड ऑफ माइनिंग मीटिंग हेल्ड एट, जो बोर्ड कहने का मतलब जो रेगुलेशन 10 में ये बात बताई गई है कि बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन को ही शॉर्टकट में बोर्ड बोलने का है, और उसकी मीटिंग कहाँ पर हेल्ड की जाती है, दिल्ली में, बंगलौर, कलकत्ता, धनबाद, मुंबई। तो जैसे ही आप 10 पॉइंट जो 8 CMR 2017 का है, 10वां रेगुलेशन का सब रेगुलेशन 8वां नंबर है, उसको अगर आप पढ़ते हैं जो आपके सामने दिखाई दे रही है, मैं यहाँ पर पढ़ूँ तो मीटिंग ऑफ द बोर्ड शैल बी हेल्ड एज एंड व्हेन द चेयरमैन कंसिडर देम नेसेसरी एंड अनलेस अदरवाइज डिसाइडेड बाय द चेयरमैन ऑल मीटिंग ऑफ द बोर्ड शैल बी हेल्ड एट द धनबाद। तो धनबाद यानी कि आप आंसर डी को टिक लगाइएगा। उसके साथ ही जो 10.3 आपके सामने दिखाई दे रही है, वो 3 में आपको याद रखनी है व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ मेंबर। एक मेंबर जो होते हैं बोर्ड के, वो कितने पीरियड के लिए अपॉइंटेड किए जाते हैं, तो आपको 3 नंबर में मिलेगी, 3 साल के लिए अपॉइंट की जाती हैं, आप पढ़ करके देख सकते हैं। हु रिम्यूनरेशन गिव टू द मेंबर, मेंबर को कौन भुगतान करता है, तो ये मेंबर का भुगतान सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा की जाती है, जो कि 10.5 में आपको मिलेगी। A member of the board other than the chairman shall receive such remuneration at the central गवर्नमेंट, यानी कि चीफ इंस्पेक्टर यानी कि चेयरमैन जो होते हैं उनको छोड़ कर बाकी मेंबर को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही फिक्स की जाती है रेमुनेशन देने की। हु एक्ट एज ए सेक्रेटरी, कौन सेक्रेटरी के तौर पर काम करते हैं, तो ये आपको सेक्स में मिलेगी कि जो चीफ इंस्पेक्टर द्वारा जो नॉमिनेटेड इंस्पेक्टर होते हैं वही सेक्रेटरी का काम करते हैं बोर्ड का। तो ये 10.9A में क्या क्या, हाउ मैनी डेज बिफोर गिव नोटिस, नोटिस जो देनी रहती है मेंबर को मीटिंग के लिए वो कितनी दिन पहले जो है देनी पड़ती है। तो 10.9A की जब बात करते हैं तो उसमें एवरी मीटिंग ऑफ द बोर्ड नॉट लेस देन 10 क्लियर डेज, 10 दिन प्रायर नोटिस intimating the time and place of the proposed meeting and signed by the chairman or secretary shall be given to each member who is not absent from India। ऐसे मेंबर जो इंडिया में एब्सेंट नहीं है उनको मीटिंग के 10 दिन पहले नाम और मीटिंग जहाँ होने वाली उस जगह का नाम और डेट टाइम के साथ नोटिस दी जाएगी, जो कि सेक्रेटरी और चेयरमैन के साइन का होगा। तो ये जो है आपको 10.9A के तहत आप याद करते हो, हाउ मैनी डेज बिफोर गिव नोटिस। साथ ही जो है 10.9C के तहत इन अर्जेंसी हाउ मैनी डेज बिफोर, अगर कोई अर्जेंसी हो गई तो 2 दिन पहले भी नोटिस दे करके ये मीटिंग को हेल्ड किया जा सकता है। जैसे हेल्ड करने की जगह की बात है तो धनबाद में कहाँ हेल्ड की जाएगी इसकी बात उसमें जिक्र की गई रहती है। 10.11 की बात करें, एटलीस्ट हाउ मैनी डेज हाउ मैनी मेंबर्स फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन, कहने का मतलब कि आप अगर 10.11 की बात करते हैं तो कितने लोग मीटिंग में उपस्थित होते हैं तब जा कर के उसमें से कोई भी मीटिंग का कार्य को संपन्न किया जाता है। तो नो बिजनेस शैल बी ट्रांजेक्टेड एट ए मीटिंग ऑफ ए बोर्ड अनलेस एटलीस्ट 3 मेंबर, कहने का मतलब 3 मेंबर अगर नहीं इंक्लूडिंग द चेयरमैन, चेयरमैन को शामिल करके 3 मेंबर से अगर कम रहते हैं तो वो मीटिंग संपन्न नहीं की जाएगी। तो इस तरीके से जो आपके रेगुलेशन 10 है उसके जो इम्पोर्टेंट रेगुलेशन जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उसको आपके सामने लेकर के रख दिया हूँ फ्रेंड्स। और नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं जो आपके सामने दिखाई दे रही है FCUL फर्स्ट क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड लेजिस्लेशन सेकंड क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड लेजिस्लेशन 2023 में मोरी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट, मैं अगर इसको छोटा कर दूं तो इसकी क्वेश्चन को पूरी आपको दिखाई देगी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट नॉट ग्रांटेड बाय द बोर्ड, अगर इसको स्लाइड शो के तहत बड़ा कर दूं तो और आपको अच्छे से दिखाई देने लगेगी। तो ये कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट नॉट ग्रांटेड बाय द बोर्ड, बोर्ड द्वारा इनमें से कौन से सर्टिफिकेट ग्रांट नहीं की जाती है। ए नंबर में गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट, बी नंबर में फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, सी नंबर में इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट, डी नंबर में शॉर्ट फायर सर्टिफिकेट, ई नंबर में बी एंड सी बोथ। तो यहाँ बोर्ड द्वारा जो सर्टिफिकेट ग्रांट करने की बात है उसमें आप अगर पढ़िएगा जो रेगुलेशन 11 है कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का, जिसमें सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय द बोर्ड की बात की गई है, तो इसमें गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट इशू करने की बात कही गई है। साथ ही जो है आपकी पढ़ लेते हैं सर्टिफिकेट स्पेसिफाइड इन सब रेगुलेशन 2 शैल बी ग्रांटेड बाय द बोर्ड, सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय द बोर्ड शैल बी वैलिड थ्रू आउट द
टेरिटरी टू विच दिस रेगुलेशन एक्सटेंड एंड द शैल बी फॉलोइंग काइंड नेमली मैनेजर फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट यानी कि मैनेजर सर्टिफिकेट को इशू करेंगे, मैनेजर सेकंड क्लास सर्टिफिकेट को इशू करेंगे, मैनेजर फर्स्ट क्लास को साथ साथ सर्वेयर सर्टिफिकेट को इशू करेंगे, ओवरमैन सर्टिफिकेट को इशू करेंगे, साथ ही जो है सरदार सर्टिफिकेट को इशू करेंगे, वाइंडिंग इंजन सर्टिफिकेट को और वाइंडिंग इंजन जो है इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट को भी इशू की जाएगी। वाइंडिंग इंजन सर्टिफिकेट के साथ जो हेरेंडरशिप फॉर इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट टू ड्राइव द वाइंडिंग इंजन एनी टाइप आर क्लास, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस यानी कि गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट भी इशू की जाएगी। और यहाँ पे गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट इशू की बात की गई है, इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट की बात की है, लेकिन शॉर्ट फायर सर्टिफिकेट और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट की बात नहीं की गई है, यानी कि नॉट ग्रांटेड में होगी फर्स्ट एड सर्टिफिकेट और शॉर्ट फायर सर्टिफिकेट, बी और सी नहीं होगी, बी और सी के जगह पे यहाँ पे आप ऐसे क्वेश्चन जो कि मिसप्रिंट हो तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना बेहतर होगा, ना तो माइनस मार्किंग हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे वैसे अभी तत्काल के लिए सुधार देता हूँ कि इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट इशू की जाती है, डी नंबर, शॉर्ट फायर सर्टिफिकेट इशू नहीं की जाती है। तो यहाँ पर होनी चाहिए क्या चीज़, डी नंबर। तो ये मैं चेंज कर दिया हूँ, बी एंड डी बोथ, यानी कि फर्स्ट एड सर्टिफिकेट और शॉर्ट फायर सर्टिफिकेट बोथ इशू नहीं की जाती है। किसके द्वारा, बोर्ड के द्वारा। वैसे आंसर ई ही मैं इसमें मेंशन किया हूँ। चलिए स्लाइड शो के तहत मैं बड़ा कर देता हूँ और फिर से आगे बढ़ते हैं। तो ये 11.2 सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय द बोर्ड, ये पढ़ लिए। ये 11.2 FG में भी जो है इसकी जिक्र की गई है, नॉट इशू फॉर ओपन कास्ट माइंस, मतलब कि FG के अंतर्गत बताया गया है कि ओपन कास्ट के लिए इशू नहीं की जाती है गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट और साथ ही इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मैच द गिवन, यानी दिया गया जो टेबल है उससे जो है मैचिंग करने का है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेशन नंबर डिपिक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो जो करेक्ट ऑप्शन में आपको चूज करनी है कि मैचिंग करते हुए, मीन्स ऑल इम्पोर्टेंट इसका मतलब हुआ कि अगर रेगुलेशन नंबर आपसे पूछ रही है तो रेगुलेशन नंबर भी इम्पोर्टेंट रेगुलेशन दिमाग में बैठाते जाने हैं कि कौन सी रेगुलेशन किस नंबर पर दिया हुआ है, मीन्स ऑल रेगुलेशन नंबर ऑल्सो रिमेंबर। चलिए तो ये नंबर देखिए, शॉर्ट फायरर कौन से रेगुलेशन में आती है, आपको याद आ रही होगी 190 रेगुलेशन में। शॉर्ट फायरिंग टूल्स कौन से रेगुलेशन में आ रही है, तो 191 रेगुलेशन में। डिज़ाइन ऑपरेशन ऑफ HEMM के ऑपरेशन का डिज़ाइन किस में किया गया, तो 256 में किया गया है। HEMM के ऑपरेशन और डिज़ाइन की बात 256 में की गई। इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड इवैक्यूएशन प्लान किस में बात की गई है, तो ये जो है आपको याद रखनी है। और प्लान एंड सेक्शंस डिज़ाइन ऑपरेशन ऑफ HEMM 216 में बात की गई है। डिज़ाइन ऑपरेशन एंड HEMM 216 में बात की गई। इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड इवैक्यूएशन प्लान आपको 252 में की गई है और प्लान सेक्शन एंड रिकॉर्ड 256 में की गई है। अगर मैं छोटा करके ये मिश्रा सर माइनिंग क्लास के जो टैग है इसको हटाऊँ तो आपको क्लियर आंसर मिल जाएगी। ए का 2 मतलब शॉर्ट फायरर्स 190 में है, बी का 1 यानी शॉर्ट फायरिंग टूल्स 191 है, डिज़ाइन ऑपरेशन ऑफ HEMM ये सीधा सीधी है, आपको 216 में ही दिया हुआ है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड इवैक्यूएशन प्लान जो है आपको 252 में दिया हुआ है और प्लान सेक्शन एंड रिकॉर्ड 256 में दिया। कहने का मतलब आपको रेगुलेशन नंबर भी याद रखना है ताकि एग्जामिनेशन में इस तरीके से पूछे तो आप उसका आंसर सही कर सकें। तो ऑप्शन इसमें बहुत सारे दिए हुए थे तो मैं डायरेक्ट जो है वो आंसर को ही लिख दिया हूँ। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं जो कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन फर्स्ट क्लास के लिए है। 6वां नंबर में, इफ माइन इज अबैंडोनमेंट और डिसकंटिन्यूएशन ग्रेटर देन 60 डेज देन नोटिस गिवन हाउ मच डेज। जब माइन को अबैंडन कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है या डिसकंटिन्यूड कर दिया जाता है 60 दिन से अधिक दिनों के लिए, तब नोटिस हाउ मच डेज कितने दिन पहले हमको देनी है, किसको देनी है बात की बात है। लेकिन ये 30 डेज पहले, 60 डेज पहले, 90 डेज आफ्टर 60 डेज या बिफोर 30 डेज। तो प्रश्न में ऐसा नहीं बोला है कि प्रश्न में डायरेक्ट बोला है कि हाउ मच डेज पहले देनी है। तो ए नंबर में यहाँ पे आपको 30 डेज दिख रही है, बी नंबर में 60 डेज, सी नंबर में 90 डेज, डी नंबर आफ्टर 60 डेज, डी नंबर में बिफोर 30 डेज। तो यहाँ पर बिफोर 30 डेज जब बात करते हैं, आप जैसे ही अबैंडन करने के लिए सोचते हैं या 60 दिन से अधिक दिनों के लिए स्थगित हो जाती है तो आप 30 दिन के पहले ही
आपको देनी है जब स्थगित करने की इरादा करते हैं 60 दिन से अधिक दिनों के लिए या अबेंडोनेट करते हैं माइन को, तो उसके 30 दिन पहले आपको देनी है नोटिस। तो ये CMR 5 2017 का है, इसलिए आंसर ई को टिक लगाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी और नोटिस गिवन फॉर रीओपन द माइन, माइन को रीओपन करने के लिए जो नोटिस अथॉरिटी को दी जाती है वो किसको किसको दी जाती है? ए नंबर में CI को, बी नंबर में RI को, सी नंबर में DM को, ऑल ऑफ दी अबव, ई नंबर में DDMS को। तो CMR 61 2017 के तहत यहाँ पर सभी को, जब आप माइन को रीओपन करते हैं तो चीफ इंस्पेक्टर, रेंज इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सभी को देने की बात की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म गिव टू दी नोटिस टू द चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर फॉर चेंज इन द एड्रेस ऑफ ऑनरशिप विद इन 7 days फ्रॉम चेंज। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी फॉर्म जो है गिव टू दी नोटिस टू दी CI RI, CI और RI को नोटिस देनी है काहे के लिए? चेंज इन ऑनरशिप, ऑनर के ऑनरशिप को चेंज इन एड्रेस ऑफ ऑनर के एड्रेस को चेंज होने पर 7 दिन के अंदर, चेंज के 7 दिन के अंदर आपको कौन से फॉर्म में CI RI को नोटिस देने? जैसे चेंज ऑफ ऑनरशिप के कहने का मतलब है कि BCCL का जो हेड क्वार्टर आपका धनबाद कोयला भवन में है, ठीक उसी तरह से जो आपको WCL का जो हेड क्वार्टर है नागपुर सिविल लाइंस के पास है, तो उसकी एड्रेस में अगर चेंजिंग आती है तो आप चेंज करने के 7 दिन के अंदर आपको ये नोटिस चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को देनी रहती है। तो ये आप कौन सा फॉर्म में देने की बात करते हैं? तो ए नंबर दिया है 2A, बी नंबर में 2B, 2C, 2D, 2E। तो ये जितने फॉर्म है उसका कलेक्शन आपके सामने दिखाई दे रही है, जो फॉर्म स्पेसिफाइड बाय द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। आप पुराने रेगुलेशन, जो रेगुलेशन है उसमें बहुत सारे फॉर्म के बारे में बता दिया गया कि चीफ इंस्पेक्टर डिसाइड करेंगे। तो ये GSR जनरल स्टैट्यूटरी रूल के तहत जो है फॉर्म DGMS जो है डिसाइड कर चुके हैं। जैसे आपके 2 पर कॉन्सेंट्रेट करनी है, 2 पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे रेगुलेशन 7 में ये बात कही गई है कि 2A में आप याद कर लीजिए, नोटिस ऑफ चेंज इन नेम ऑफ माइन, माइन का नाम अगर आप चेंज करते हैं, जैसे आपकी माइन का नाम रखी गई है तानसी माइन, तो उसको आप जो है चेंज करना चाह रहे हैं भेलाडार, तो उस केस में आप उसका माइन का नाम चेंज करने के लिए 7 दिन, चेंज करने के 7 दिन के अंदर चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को फॉर्म 2A के तहत नोटिस देंगे। अब माइन के ऑनरशिप चेंज हो गई है, जैसे सेल का था पहले, अब वो टाटा हो गई है, तो माइन का ऑनरशिप जो है बदल गई है, तो उसको फॉर्म 2B में 7 दिन के अंदर, चेंज होने के 7 दिन के अंदर आपको देनी है। और साथ ही नोटिस ऑफ चेंज इन एड्रेस ऑफ ऑनर एजेंट मैनेजर, ऑनर एजेंट मैनेजर का एड्रेस अगर चेंज हो गई है तो वो आपको 2C में देनी है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा था कि ऑनर का एड्रेस चेंज होने पर, तो ऑनर का एड्रेस ये 2C में ही देते हैं, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेनी होगी फॉर्म। साथ ही 2D में नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट और मैनेजर का अपॉइंटमेंट अगर आप कर रहे हैं तो उस केस में 2D में देंगे। और नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंट और मैनेजर और एजेंट या अन्य का आप टर्मिनेशन करते हैं तो उस केस में 2E में देंगे। उसी के साथ ही जो है फॉर्म रेगुलेशन 5 के तहत आप 1D में देते हो, डिसकंटिन्यूएशन का नोटिस 1C में देते हो, क्लोजर और एबेंडोनेट का नोटिस 1C में देते हो, नोटिस ऑफ रीओपनिंग का 1B में देते हो, और नोटिस ऑफ ओपनिंग का 1A में देते हो रेगुलेशन 3 के तहत। तो इसके एनुअल रिटर्न फॉर्म 3 में देते हो। उसी तरह जो अभी जो बात कर रहे थे किसकी, जो अपनी थी पोर्टल, तो वो पोर्टल के तहत जो आप देते हो नोटिस,
तो उस नोटिस को भी जो है फॉर्म 3 के साथ आपको देनी है एनुअल रिटर्न फॉर्म रेगुलेशन 4 के तहत। तो चलिए फिर से स्लाइड शो के तहत मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। और इसमें रेगुलेशन 8 के तहत 4A 4B 4C आप देते हो। डेंजरस अगर एक्सीडेंट हो जाती है तो 4A देते हो। डिसीज़ या इंजर्ड पर्सन को पार्टिकुलर्स को डिटेल में लिखनी रहती है तो 4B में देते हो। पार्टिकुलर्स ऑफ इंजर्ड पर्सन रिटर्न टू द ड्यूटी में देते हो। तो उस केस में आपको ये जो है नोटिस आप रेगुलेशन 8 में देते हो, रेगुलेशन 8 के तहत जो है 4C में देते हो। नोटिस आप डिसीज़ की फॉर्म 5 में देते हो। पॉइंटिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रवेंस ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के दौरान पॉइंटिंग आउट करना है तो फॉर्म 6 में देते हो रेगुलेशन 117 के तहत। और मैनेजर चेंज रिपोर्ट जो होती है वो फॉर्म 7 में देते हो रेगुलेशन 28 के तहत। तो चलो इसको आप याद करोगे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। रेगुलेशन 9 में कहता है नोटिस ऑफ डिसीजन मेंशन, मैं इसको छोटा करके थोड़ा सुधार देता हूँ। मेंशन इन, यहाँ पर इन अलग होगी। क्या कह रहा है रेगुलेशन 9 में बात कही गई है कि नोटिस ऑफ डिसीज इन इज मेंशन इन विच रेगुलेशन। तो ये भी पूछी गई है कि नोटिस ऑफ डिसीज इन विच रेगुलेशन में दी गई है। तो यहाँ पर आपको नोटिस ऑफ डिसीज की दी गई है फॉर्म 5 में। तो ये आप फॉर्म 5 इसमें है ही नहीं है तो यहाँ पर नन को आंसर टिक लगाओगे। फॉर्म 5 में नहीं देने पर नन को आंसर लगाओगे, नन ऑफ दिस एबव को। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गई फॉर्म 5 जो कि नोटिस ऑफ डिसीज की बात किया गया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। रेगुलेशन 14 के तहत ये प्रश्न पूछे गए व्हाट इज द एज रिक्वायर्ड फॉर अपेयरिंग इन एनी माइनिंग एग्जामिनेशन। किसी भी माइनिंग एग्जामिनेशन में अपेयर होने के लिए कितनी एज की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन ए कहता है 18 वर्ष, बी कहता है 20 वर्ष, सी कहता है 21 वर्ष, डी कहता है 24 वर्ष, नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर आप जो रेगुलेशन 14 की पढ़ाई करते हो तो उसमें ये बात की जिक्र की है कि 20 वर्ष से उम्र किसी भी कैंडिडेट की नहीं होनी चाहिए। मेरे कर्सर पर ध्यान दे रहे होंगे तो ये 20 ईयर ऑफ एज आपको दिखाई दे रहा है किसी भी बोर्ड द्वारा ली जाने वाले एग्जामिनेशन में। तो ऑप्शन बी को टिक लगाओगे। और साथ ही जो है जो एनी एग्जामिनेशन में आप बैठते हो, आप एप्लीकेशन देते हो तो उसके साथ जो एक कंपेंड की जाती है, संलग्न की जाती है, क्या क्या कर दी जाती है ये आप पढ़ करके आप दे दोगे, जिसमें मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाई दे रही है और जो सर्टिफिकेट एज सर्टिफिकेट जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आप देते हो वो सर्टिफिकेट आपको देनी है। उसके साथ ही कैरेक्टर देते हो। तो ये एग्जामिनेशन की है और आप सब रेगुलेशन 3 को पढ़ करके इनक्लोजर जान लेना। चलिए मैं अगले प्रश्न पर आता हूँ जो स्लाइड शॉट के तहत और बड़ा कर देता हूँ और 11वें नंबर प्रश्न पर आता हूँ। क्या कह रहा है व्हाट इज द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर द अपेयरिंग इन फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑफ फील्ड कैंडिडेट। फील्ड कैंडिडेट के लिए मैनेजर का फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट के एग्जामिनेशन में अपेयर होना है तो उसके लिए कितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन ए दिया है नॉट लेस देन 6 ईयर, बी दिया है नॉट लेस देन 5 ईयर, ऑप्शन सी दिया है नॉट लेस देन 2 ईयर, डी दिया है नॉट लेस देन 1 ईयर, ई दिया है नन ऑफ दिस। तो इसमें से क्या होगी। तो मैं ये कीवर्ड छाट करके पहले से रख दिया हूँ जिसमें फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास ये पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फॉर सर्विस सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन या सरदार सर्टिफिकेट तो रेफरेंस यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं रेगुलेशन से ही आपको ये छाट करके लिखूँगी। फील्ड कैंडिडेट के लिए फर्स्ट क्लास का 6 ईयर, सेकंड क्लास का 5 ईयर, डिप्लोमा होल्डर के लिए फर्स्ट क्लास के लिए 5 ईयर से कम नहीं होना चाहिए, सेकंड क्लास के लिए 4 ईयर से कम नहीं होना चाहिए और डिग्री होल्डर के लिए 2 ईयर से कम नहीं होना चाहिए फर्स्ट क्लास के लिए। जबकि सेकंड क्लास सर्टिफिकेट उन लोग जैसे ही डिग्री करके कंप्लीट करते हैं और डिग्री के दौरान ही जो है उनको सर्टिफिकेट ट्रेनिंग कराई जाती है और वो जो है जब सबमिट करते हैं तो उनको सेकंड क्लास सर्टिफिकेट मिल जाती है। तो यहाँ पर आंसर जो है ए को टिक लगाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। व्हाट इज द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा होल्डर। डिप्लोमा होल्डर वाले कैंडिडेट जो कि सर्वेयर सर्टिफिकेट गेन करना चाह रहे हैं तो उनके लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितनी की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 2 ईयर, बी दिया हुआ है नॉट लेस देन 2 ईयर, सी दिया है 6 मंथ, डी दिया है नॉट लेस देन 6 मंथ, ई दिया है नॉट लेस देन 1 ईयर। तो एज पर द रेगुलेशन 16 जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ ए कैंडिडेट फॉर सर्वेयर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन जब इसकी बात करते हैं तो इसमें आपको
तो देखिएगा डिप्लोमा होल्डर के लिए 6 मंथ की ज़रूरत पड़ती है, वैसे फील्ड कैंडिडेट के लिए 2 ईयर की ज़रूरत पड़ती है। ये आप मेरे कर्सर पर नॉट लेस देन 2 ईयर, ये फील्ड कैंडिडेट जो कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या किसी इंस्टीट्यूट से पास नहीं किए हैं, तो डिप्लोमा होल्डर जो होते हैं वो 6 मंथ की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ये 6 मंथ वाला सी को आंसर, नॉट लेस देन 6 मंथ वाला डी को आप टिक लगाओगे। तो इस तरह से 6 मंथ और नॉट लेस देन 6 मंथ में अच्छे से पढ़ करके समझ करके आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ साथ ही दिया प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ ए कैंडिडेट फॉर सरदार सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। सरदार सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितनी होनी चाहिए? तो वैसे आप ये कहते हो कि जो 3 ईयर का फील्ड कैंडिडेट के लिए, मेरे कर्सर पर ध्यान दे रहे होगे तो वहाँ पर लिखी हुई है 3 ईयर, इसको बोल्ड करके रखोगे अपने रेगुलेशन में। तो 3 ईयर के लिए एक्सपीरियंस होनी चाहिए। लेकिन जो डिग्री होल्डर होते हैं या डिप्लोमा होल्डर होते हैं, उनके लिए जो सरदार सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है वो कितने का होना चाहिए, ये प्रश्न आपसे पूछी हुई है। तो आप इसको पढ़ लो। प्रोवाइडेड दैट सच पीरियड शैल बी रिड्यूस टू ए पीरियड ऑफ 1 ईयर इन केस ऑफ द कैंडिडेट हु हैज़ रिसीव्ड ए डिप्लोमा और diploma certificate in scientific and mining training after a course of at least 2 years at an education institution, or who has taken a degree in scientific or and mining subject at a university approved in that behalf of the board, such to the condition laid down by the bylaw। कहने का मतलब कि जो डिग्री होल्डर होते हैं या डिप्लोमा होल्डर होते हैं या साइंटिफिक में कोई सर्टिफिकेट माइनिंग ट्रेनिंग के 2 साल का जो ट्रेनिंग की 2 साल की जो कम से कम कोर्स किए हुए रहते हैं, वो उनको आपको अगर सरदार सर्टिफिकेट के एग्जामिनेशन में अपियर होना है तो उनको 1 साल का एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये नॉट लेस देन 1 ईयर, आंसर ई को टिक लगाइएगा। इसके तहत आपका प्रश्न पूछा हुआ है किस में, जब हम लोग ये तो सर्वे सर्टिफिकेट वाली है, अगली जो प्रश्न होगी उसमें यहाँ पर आप इसको 6 मंथ, नॉट लेस देन 6 मंथ, डी को टिक लगाइएगा। मैं अगर एक कर्सर को इस रेफरेंस को हटा दूँ तो आंसर डी इसकी होगी। लेकिन अगली प्रश्न जो होने वाली है जो शायद 13 होगी, जिसमें व्हाट इज़ द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर द डिग्री होल्डर फॉर ऑब्टेनिंग सरदार सर्टिफिकेट। सरदार सर्टिफिकेट के ऑब्टेनिंग करने में जो डिग्री होल्डर के लिए रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस होगी वो कितनी होगी? अभी हम लोग देखें कि 1 ईयर होनी चाहिए। तो ये 1 ईयर, फिर से मैं इसको नहीं पढ़ता हूँ, 1 ईयर मेरी कर्सर पर आप नज़र डाल रहे होंगे तो ये डिग्री होल्डर के लिए है, डिप्लोमा होल्डर के लिए है। वो सरदार सर्टिफिकेट आपको अगर गेन करनी है तो वो नॉट लेस देन 1 ईयर होगी। डी नंबर को आंसर टिक लगाइएगा। CMR 17 के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ ए कैंडिडेट फॉर सरदार सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है व्हाट इज द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर द वाइंडिंग इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट। वाइंडिंग इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट अगर गेन करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए कहता है नॉट लेस देन 6 मंथ, ऑप्शन बी कहता है नॉट लेस देन 1 ईयर, सी कहता है नॉट लेस देन 2 ईयर, नॉट लेस देन 3 ईयर, नन ऑफ द एबव। तो CMR 18 पर अगर आप जाते हैं 2017 के, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ ए कैंडिडेट फॉर इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट, इसमें बात कही गई है no person shall be admitted as a candidate at any examination of an engine driver certificate unless the board is satisfied that he has had practical experience of driving a winding engine or an assistant to a qualified winding engine driver for a पीरियड एटलीस्ट 1 ईयर। तो 1 साल का उसको एक्सपीरियंस होनी चाहिए वाइंडिंग इंजन चलाने का, तब वो सर्टिफिकेट गेन कर सकता है। तो नॉट लेस देन 1 ईयर, बी को टिक लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं। वैसे टैग हटा दूं तो आप उसको रीचेक भी कर सकते हो, बाकी रेफरेंस में पढ़ दे रहा हूँ तो आपको क्लियर होती जा रही है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ ए पर्टिकुलर सर्टिफिकेट। कोई भी पर्टिकुलर सर्टिफिकेट अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए अटेम्प्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितनी होनी चाहिए? तो इसमें जो आपके रेफरेंस प्री पेज CMR 19 में ही दी गई है, जिसका रेफरेंस मैं वहीं पर दिया हुआ हूँ। तो ये जो आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट ऑफ एग्जामिनेशन, जिसमें रेगुलेशन 19, आपको रेगुलेशन नंबर भी याद रखना है फ्रेंड्स। नो पर्सन शैल बी एडमिटेड फॉर एग्जामिनेशन फॉर ए पर्टिकुलर सर्टिफिकेट बियॉन्ड 7 अटेम्प्ट। तो ये 7 अटेम्प्ट अधिकतम आप दे सकते हैं।
तो ये ऑप्शन को आप टिक लगाइए, सी नंबर है, और सी नंबर को टिक लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीडेंट ड्यू टू द फेल्यूर ऑफ मटेरियल सप्लाइड बाय द सप्लायर। तो सप्लायर के द्वारा जो मटेरियल सप्लाई होती है उसके फेल्यूर हो जाने के कारण से अगर कोई एक्सीडेंट हो जाती है तो उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो चलिए मेरे एक कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा आंसर होगा। ए सप्लायर होगा, बी मैन्युफैक्चरर होगा, सी डिज़ाइनर होगा, डी ऑनर एजेंट मैनेजर होगा, ई ऑल ऑफ दी अबव होगा। तो ये रेफरेंस आपको रेगुलेशन 38 दिया हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गई। उसके आगे की जो क्वेश्चन है मैं शॉर्टकट में पढ़ करके निकलते जा रहा हूँ। जैसे आपके सामने ये टैग लगी हुई है, इस टैग को मैं ऊपर करता हूँ और 16 के बाद के क्वेश्चंस को मैं यहाँ से पढ़ने का प्रयास करता हूँ। तो रेगुलेशन 38 से प्रश्न पूछी गई है, कैंडिडेट द्वारा बताया गया कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीडेंट ड्यू टू द फेल्यूर। इसको हम लोग देख लिए। क्वेश्चन नंबर 17 जो है रेगुलेशन 54 से पूछा हुआ है अपॉइंटमेंट ऑफ इंजीनियर इन विच पावर, कौन से पावर के लिए इंजीनियर का अपॉइंटमेंट से संबंधित पूछा है। क्वेश्चन नंबर 18। इन सभी क्वेश्चंस को मैं ऑप्शन के साथ तैयार करके आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। अभी आप इसके शॉर्टकट में जो लिखी हुई है इंडेक्स के तौर पर उसको आप पढ़ते हुए आगे की बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18 जो है कहता है रेगुलेशन बाई विच परमिशन वन इंजीनियर आर अपॉइंटेड इन टू और मोर माइन। एक या दो से अधिक माइन में इंजीनियर को अपॉइंटमेंट करने की जो परमिशन है उससे संबंधित प्रश्न पूछा है। क्वेश्चन नंबर जो 19 में तैयार किया हूँ रेगुलेशन 75 से पूछा है पीरियोडिकल एग्जामिनेशन ऑफ आउटलेट का पीरियोडिकल एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 20 शॉर्ट फायर ड्यूटी का रेगुलेशन नंबर पूछा हुआ है। तो इस तरह से जो अगली पेज में अगर आते हैं तो 21 में 2E रैप्स मतलब पूछा हुआ है एक प्रश्न। जो क्वेश्चन 22 है विच टाइप ऑफ फेंसिंग एट टॉप ऑफ द सॉफ्ट माउथ। तो सॉफ्ट माउथ में कौन सा टाइप का फेंसिंग लगाने की बात पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 23 में व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल ईरर ड्यूरिंग द मेकिंग द माइन प्लान जब बनाते हैं तो उसमें मैक्सिमम परमिसिबल ईरर कितनी होनी चाहिए, इस पर पूछा हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 इफ द हॉलेज डिस्टेंस मोर देन हाउ मच डिस्टेंस ब्लैंक दिया हुआ है देन सिग्नलिंग अरेंजमेंट इज डन बाय मैकेनिकल मीन्स। तो हॉलेज डिस्टेंस कितना से अधिक होने पर मैकेनिकल मीन्स द्वारा सिग्नलिंग अरेंजमेंट देने की बात कही गई है। तो फ्रेंड्स आप इन सभी क्वेश्चंस को कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ आप आंसर भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट इज़ द मैक्सिमम वोल्टेज फॉर हैंड हेल्ड एपरेटस के लिए मैक्सिमम वोल्टेज कितनी होनी चाहिए। व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू मोड ऑफ एंट्री इन द माइन में जो दो मोड ऑफ एंट्री रहती है उसमें मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड टू डिस्टेंस बिटवीन टू शाफ्ट 13.5 मीटर, दो शाफ्ट के बीच में 13.5 मीटर का डिस्टेंस के होने का पीछे क्या रीज़न होती है। व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ द बाईपास का डायमेंशन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने दिखाई दे रहा है हाइट ऑफ द ट्रेवलिंग रोडवे नॉट लेस देन, जो ट्रेवलिंग रोडवे होती है उसकी हाइट कितनी रहनी चाहिए। 30 नंबर में कहता है SMP जो कि 104 रेगुलेशन है उसकी मिसा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल पर पहले से अपलोडेड है। जैसे ही आप बोलिएगा सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान ऑन मिसा सर माइनिंग क्लास तो यूट्यूब चैनल में आपको निकल के बता जाएगी। विच रेगुलेशन ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट पूछा हुआ है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड इन कोपे वाइंडिंग में इनमें से कौन सा प्रोवाइड नहीं किया गया। रोप ऑफ कोपे वाइंडिंग इज चेंज्ड इन विच टाइम इंटरवल। कोपे वाइंडिंग का जो रोप है उस किस टाइम इंटरवल पर चेंज होनी चाहिए। 33 नंबर में फ्लिट एंगल कितनी होनी चाहिए पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 जो है इफ फ्लिट एंगल मोर देन 1.5 डिग्री देन, अगर फ्लिट एंगल वो 1.5 डिग्री से अधिक होती है तो उसके बारे में पूछा हुआ है। 35 रिकेपिंग ऑफ हॉलेज रोप इन विच इंटरवल, हॉलेज रोप का रिकेपिंग कितने इंटरवल पर करनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा इन विच ईयर इन्वायरमेंटल वाटर ट्रीटमेंट पॉलिसी कम्स, तो किस साल में वाटर ट्रीटमेंट या इन्वायरमेंटल पॉलिसी कम्स आई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38 हाइट ऑफ शेल्टर फॉर इंक्लाइंड रूफ के लिए कितनी होनी चाहिए। नोटिस गिवन पर्टिकुलर्स ऑफ पर्सन्स इन फॉर्म 4B में जो पर्टिकुलर्स ऑफ पर्सन्स दी जाती है उस किस पीरियड के अंदर दी जाती है। तो इस तरीके से आप मिसा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को कंटिन्यू देखिए और उनकी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते हुए अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करके लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए फ्रेंड्स। अगर बेल आइकन नहीं दबाए होंगे तो बेल आइकन भी दबाइए। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं नए आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए नए सब्जेक्ट के साथ या इसी सब्जेक्ट के साथ।